मेरे प्यारे भारतवासियों, आप सबको मेरे प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। भारत देश विश्व का सबसे पुराना देश है। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता भारत में विकसित हुई और भारत की महत्ता पूरे विश्व में अपनी संस्कृति के लिए थी। हम इतने समृद्ध थे कि विदेशियों कहते थे भारत में डाल डाल पर सोने की चिड़िया हैं और दूध घी की नदियां बहती हैं। भारत इतना संपन्न था। आज हम उसी बाबत पे अपने आप को गौरव करते हैं, मगर क्या हमारी वो संस्कृति आज रही है, हमारा वो ज्ञान आज रहा है? विश्व के सारे लोगों ने, ब्रिटिशरों ने, मुगलों ने हमारे ऊपर आक्रमण करके हमारी संपत्ति तो लूट ली, मगर जिस संस्कार से, जिस विद्या से हम अर्थोपार्जन करते थे, इतने समृद्ध होते थे, उसको भी खत्म करने का प्रयास किया और उसमें वो सफल भी हुए, क्योंकि हमारे देश में जयचंद और अमीचंदों की कमी नहीं है। हमारे ही देश के लोगों ने मुगलों को समर्थन किया, ब्रिटिशरों को समर्थन किया और उनको हमें लूटने की पूरी आजादी दी थी। आज कोई भी प्रमाण के लिए हम पश्चिम के देशों की ओर देखते हैं, मगर हम अपने आप में श्रेष्ठ हैं। हमारे पास भी विश्व के श्रेष्ठ वैज्ञानिक हैं। हमारे भारत देश में विश्व के श्रेष्ठ ज्ञानी, लर्नेड, बुद्धिशाली लोग हैं। वो बात हम भूल जाते हैं। हम उसको बुद्धिशाली मान लेते हैं कि जो तर्क करते हैं। तर्क करना और किसी के सिद्धांत को तोड़ना वो तो बहुत ईजी है, मगर कोई सिद्धांत को प्रतिपादित करना बहुत मुश्किल है। आज हमारा देश एक परिवर्तन की बहुत बड़ी क्रांति से पसार हो रहा है। हमारे देश के राजकारणी ब्रिटिशरों के बाद देश को लूटने में लग गए थे। सबने अपनी अपनी जागीर बना ली थी। किसी ने यूपी ले लिया, किसी ने एमपी ले लिया, किसी ने राजस्थान ले लिया, किसी ने पंजाब ले लिया, किसी ने दिल्ली ले लिया, किसी ने आंध्र ले लिया, किसी ने तेलंगाना ले लिया, किसी ने तमिलनाडु ले लिया, किसी ने केरला ले लिया, किसी ने झारखंड ले लिया, किसी ने बंगाल ले लिया, किसी ने आसाम ले लिया और किसी ने नॉर्थ ईस्ट ले लिया। सब अपनी अपनी तरह से अपनी जागीर बना के सब लूटने लगे और नेहरू परिवार ने पूरे देश को ले लिया, सबको बांट दिया और उनसे अपना हिस्सा लेकर वो तगड़े होते गए।
नेहरू परिवार क्या सनातनी है? आज जो राहुल गांधी कहते हैं कि मैं कश्मीरी पंडित हूं, वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। नेहरू भी कश्मीरी पंडित नहीं थे, वो भी मुस्लिम थे। जरूर उन्होंने हिंदू कमला से शादी की थी, मगर वो खुद मुस्लिम थे। उनकी बेटी इंदिरा ने भी फिरोज खान से शादी की थी, वो भी मुस्लिम था। इंदिरा के और फिरोज खान के बेटे राजीव गांधी ने इटली की सोनिया गांधी से शादी की। और राहुल गांधी आज कह रहा है कि मैं पंडित हूं। उसने हिंदू धर्म कब अख्तियार किया? वो खुद रोमन कैथोलिक है। यहां से बैंकॉक जाता है राहुल गांधी के नाम पर, और वहां से दूसरे नाम पर वो वेस्टर्न कंट्री में चला जाता है। सरकार क्या उसकी इंक्वायरी नहीं कर सकती कि वो वहां से दूसरी पासपोर्ट पर कैसे ट्रैवल करता है? देश को वो मूर्ख समझता है, हम सबको वो मूर्ख समझता है, और हमारे मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करके हमारे मंदिरों को अपवित्र करता है, हमारे देवी देवताओं को अपमान करता है, और फिर भी वो अपने आप को हिंदू कह रहा है। धिक्कार है उससे। वो वर्णशंकर है। हम जानते हैं वर्णशंकर किसको कहते हैं। वो पूरा वर्णशंकर है। कभी भी उसकी बातों में ना आए। वो देश को तो क्या अपने परिवार को भी संभाल नहीं सकता। देश को कैसे तोड़ना, देश की प्रगति को कैसे रुकना, वही उनका कांग्रेस का काम रहा है। आज तक कांग्रेस ने पूरे विश्व में हमारी इमेज, भारत की तस्वीर एक गरीब भारत के नाम पर खड़ी की। हम गरीब भारत नहीं है, हम विश्व के श्रेष्ठ भारतीय हैं। और हमारी कमनसीबी है कि हमारे देश में इतने सारे प्रादेशिक पक्ष कांग्रेस ने खड़े कर दिए, जो अपनी अपनी जागीर लेके खड़े हैं, ताकि उसको केंद्र में अपनी मर्जी से बेलगाम काम कर सके। आप भी खाओ और मैं भी खाऊं, और सनातन संस्कृति को निंदित करके पूरे सनातनियों में एक भ्रम पैदा कर दिया कि क्या हमारी संस्कृति विश्व की सबसे खराब संस्कृति है। हमारे कई बुद्धिजीवी भी उसमें शामिल हो गए, क्योंकि उसको भी वो टुकड़े देते हैं, पगार देते हैं। हमें सारी बातें समझना है। मैं भारत की अर्थव्यवस्था को दो हिस्सों में बांटता हूं। आजादी से लेकर 1914 तक का भारत, और 1914 से लेकर आज तक का भारत, उसमें क्या हर भारतीय कोई तफावत नहीं देख रहा?
कोई फर्क महसूस नहीं कर रहा? जरा आप अपने आप से ये बात पूछिए, 14 तक भारत कैसा था और 14 के बाद का भारत कैसा है? हम 14 तक पूरे विश्व में भीख मांगते थे और दूसरे देश उनकी शर्तों पर हमें पैसे देते थे, और वो पैसे यदि विकास के लिए खर्च होते तो हम खुश होते, मगर वो पैसे विकास के नाम पर कोई एक पार्टी के परिवार की जेब में चले गए और हम जहां थे वहां ही रह गए। 14 के बाद ऐसा क्या हुआ, वो जरा आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। आप बुद्धिशाली हैं, आप मैच्योर हैं, आप विवेकी हैं। आप सोचिए, जब तक हम राष्ट्रवादी नहीं बनेंगे और राष्ट्रवादियों को ही स्वीकारेंगे नहीं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आज देश में कई लोग राष्ट्रगीत गाने के लिए मना कर रहे हैं, राष्ट्रध्वज को सलाम करने के लिए मना कर रहे हैं। क्या ऐसे लोग भारतीय हो सकते हैं? अभी समय आ गया है कि जो लोग देश की राष्ट्रध्वज को और राष्ट्रगीत को स्वीकारते नहीं हैं, उसको हमें मतदान से वंचित करना पड़ेगा, सरकारी सहाय से वंचित करना पड़ेगा, उसको स्टेटस निचले दर्जे के सिविलियन का, नागरिक का होना चाहिए, वो हमें डिमांड करना पड़ेगा। जब तक हम ये नहीं करेंगे, वो लोग हमारे ऊपर हावी होते जाएंगे। कैसे आगे बढ़ना है, वो हमें सोचना है। आजादी के समय में, विभाजन के बाद देश में जो महासंहार हुआ था, वो शायद आज की पीढ़ी को मालूम नहीं होगा। उसके बाद भी देश में कई बार हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होते रहे। 90 में कश्मीर में, जो कश्मीर पंडितों का था, जो कश्मीर पंडितों की धरोहर थी, जो कश्यप ऋषि के वंशज थे, और कश्मीर कश्यप ऋषि की तपोभूमि है, उसके ऊपर पाकिस्तान से आकर मुजाहिद बस गए। बस तो गए, मगर जो मूल कश्मीरी थे उसको भी वहां से हटा दिए, उनको मार दिए, उनकी माँ बेटियों के ऊपर बलात्कार किया, क्या क्या नहीं किया, मगर पूरे देश को पता नहीं चला। आज भी वो कश्मीरी पंडित न्याय के लिए तड़प रहे हैं, और ये लोग हमें अन्याय हो रहा है करके ओवैसी जैसे लोग मुस्लिमों को भड़का रहे हैं। उससे सावध होना पड़ेगा। कश्मीर पंडितों का है, और पंडितों को एक गवर्नमेंट ने वहां बसाना पड़ेगा, पंडितों की सुरक्षा करनी पड़ेगी। और जो कश्मीर में आज तक राज करते आए हैं, और जिसके समय में
ये बड़ा नरसंहार हुआ, उसी सरकार के मुखिया को और सरकार के प्रधानों को और अधिकारियों को सजा दिलाने का काम हमें करना पड़ेगा। हमारे देश के गद्दार हमारे देश में ही शासन कर रहे हैं, उसको वहां से हटाना पड़ेगा। कई ऐसे राज्य हैं जहां क्या चल रहा है वो किसी को पता नहीं है। वो देश से अलग होके अपनी आइडेंटिटी बना रहे हैं। समझ लें, हमें हमारी संस्कृति का और भारत देश का रक्षण करना है। हमें बचाने के लिए और कोई नहीं आएगा, ना अमेरिका आएगा, ना रशिया आएगा। यदि चीन के सामने लड़ना है तो हमें अपने पैरों पर खड़े होकर अपने सामर्थ्य से लड़ना पड़ेगा। यदि हमें पाकिस्तान के साथ लड़ना है तो हमें खुद हमारे सामर्थ्य से, हमारी शक्ति से लड़ना पड़ेगा। अफगानिस्तान में जो कुछ भी घटा, महिलाओं पर अत्याचार हुए, मुझे शर्म आती है विश्व की सारी नेतागिरी पर। वो सब चुप होके आंखें बंद करके बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हमारे देश के गद्दार भी उसको शरीयत के कानून के नाम पर सही ठहराने लगे हैं, तो उसको वहां भेज देना चाहिए। उसको भारत में रहने का अधिकार नहीं है। सरकार को ये बात समझनी पड़ेगी, नहीं तो ये देश, भारत देश मिट जाएगा, भारतीय मिट जाएगा। हमें भारत को अखंड रखना है, अमर रखना है, तो हमें अपने सामर्थ्य को, अपनी शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। शक्तिवान बनो, सामर्थ्यवान बनो। पूरा विश्व आपका लोहा मानेगा। भाई बाप, माँ बाप करके कोई आपको स्वीकारेगा नहीं। आज जब उनके स्वार्थ है तो वह हमारे पास आए हैं, हमारे कंधे पर बंदूक चलाना चाहते हैं। वो बात भी हमें समझ लेनी चाहिए। हमें खुश होने का नहीं, खुश होने की जरूरत नहीं है कि अमेरिका आज हमें सपोर्ट कर रही है, रशिया हमारे साथ है, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। जब स्वार्थ आएगा तो वो भी हट जाएंगे। हमें अपना सामर्थ्य इतना बढ़ाना पड़ेगा कि पूरे विश्व में हम जो चाहे वो कर सकें। हम गर्व से कहें, हम सर्वसमर्थ हैं, हम सर्वसमर्थ भारतीय हैं। जो भारत को चाहता है वो प्रतिज्ञा ले, मैं भारत के राष्ट्रवाद को मजबूत करूंगा, मैं भारत के राष्ट्रवाद को मजबूत करूंगा, मैं भारत को सर्वसमर्थ बनाऊंगा, सामर्थ्यवान बनाऊंगा, स्वावलंबी बनाऊंगा, सबल बनाऊंगा, अभय बनाऊंगा। तथास्तु।